बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने हेल्थ डिस्कस की थी, हेल्थ की कॉन्सेप्ट, हेल्थ के कंपोनेंट्स, वेल बीइंग को हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जो थर्ड वीडियो लेक्चर थी इस यूनिट की, उसमें हमने डिज़ीज़ को डिस्कस किया था, कंसेप्ट ऑफ डिज़ीज़, और जितने भी थ्योरीज़ थे काजेशन ऑफ डिज़ीज़ पे वो हमने डिस्कस की हुई थी। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़, कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ क्या होती है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ कहते किसे हैं। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसके अलावा हम आइसबर्ग ऑफ डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे कि आइसबर्ग ऑफ डिज़ीज़ क्या होती है, और इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ जो है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ एक डिज़ीज़ की कोर्स होती हैं। कोई भी डिज़ीज़ जो है उसकी ऑनसेट हो जाती हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान जो है किसी भी डिज़ीज़ को एक्सपोज हो जाता है, तो उसके उस डिज़ीज़ को एक्सपोज होने से लेके फिर उस डिज़ीज़ के एंड तक, चाहे वो डिज़ीज़ रिकवरी में एंड हुई है, यानी उस डिज़ीज़ से उस बंदे की रिकवरी हुई है, या फिर उस डिज़ीज़ की वजह से कोई डिसेबिलिटी काज हुई है, या फिर उस डिज़ीज़ की वजह से कोई डेथ काज हुई है, तो उसके एंड तक, उस डिज़ीज़ के एंड तक, स्टार्ट से लेके उसके एंड तक, उसकी जो जितनी भी कोर्स है, जो जितनी भी टाइमिंग है उस इंसान के अंदर, तो उस टाइमिंग को, उस कोर्स को कहा जाता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। लिखा है, द टर्म नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ इज़ ए की कॉन्सेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के अंदर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ जो है वो एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ का पता हो तो फिर हम उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। अगर हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ का पता हो तो तब जाके हम उसके लिए सही तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ जो है वो एक की कॉन्सेप्ट है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ रिफर्स टू द uninterrupted progression of the disease process in an individual over time in the absence of intervention। कि एक डिज़ीज़ की एक इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर प्रोग्रेशन, कि उसमें कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी इंटरवेंशन ना किया जा रहा हो, और वो डिज़ीज़ जो है प्रोग्रेस करती जा रही हो। तो ये जो प्रोसेस है इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेस करने की इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन, ये कहलाती है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। नॉलेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखिए कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ के बारे में नॉलेज हासिल होना इसलिए ज़रूरी है ताकि उस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन की जा सके और उस डिज़ीज़ पे कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए एपिडेमियोलॉजी के अंदर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट है। After contact with an infectious agent, there is a theoretical point at which the disease process may begin। जब एक इन्फेक्शियस एजेंट के साथ कांटेक्ट हो जाता है होस्ट का, उसके बाद एक पॉइंट होती है कि उस पॉइंट में जाके वो डिज़ीज़ स्टार्ट होती है, यानी उस डिज़ीज़ की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। जैसे ही कांटेक्ट हो जाता है उसी टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, बल्कि कांटेक्ट होने के बाद वो एजेंट जब बॉडी के अंदर चला जाता है और बॉडी के अंदर अपने आप को वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई होके उस नंबर तक पहुंच जाता है कि वो नंबर वायरुलेंट होती है, वो डिज़ीज़ काज करने वाली नंबर होती हैं। उस नंबर पे जब ख़ुद को पहुंचा देता है, अच्छे से उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नंबर में बॉडी के अंदर उनकी मकदार ज़्यादा हो जाती हैं, तब जाके डिज़ीज़ प्रोसेस स्टार्ट होती हैं। विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन द प्रोसेस एंड विद रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। अगर कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन ना किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ खुद से ठीक हो जाती हैं, उसकी रिकवरी भी हो जाती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी डिज़ीज़ की वजह से डिसेबिलिटी काज होती हैं, और कभी कभार इस तरह भी होता है कि किसी डिज़ीज़ की वजह से डेथ भी काज होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि फर्स्ट क्या होता है, डिज़ीज़ प्रोसेस जो है उसके स्टार्ट होते वक्त फ़र्स्ट एक्सपोजर होती है।
एक्सपोजर कहलाती है स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, कि यहाँ पे एक होस्ट जो है वो ससेप्टिबल होता है, वल्नरेबल होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है एक्सपोजर के सामने, उस डिज़ीज़ के सामने, उस डिज़ीज़ के एजेंट के सामने। तो इसकी उसके साथ एक्सपोजर जब हो जाती हैं तो फिर वो इसके अंदर जो है वो चला जाता है, ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर लेता है। फिर दूसरा स्टेज होता है स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़। सब क्लिनिकल डिजीज़ मीन्स कि ये वो स्टेज होती हैं एक्सपोजर से लेके फर्स्ट सिम्टम के ऑनसेट तक, ये वो स्टेज होती है कि जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं होती। ये पैथोलॉजिकल चेंजेस इसमें होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन ऊपर से कोई सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होती। और ये वो टाइम होता है ये वो टाइम होता है कि जिसमें ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं तो इससे लेके यहाँ तक की जो स्टेज है ये स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ कहलाती हैं, यानी इसमें साइन सिम्टम्स हमें अपीयर होते हुए दिखाई देती हैं। और यही वो टाइम होती है जिसमें डायग्नोसिस होती है किसी डिज़ीज़ की। जब उसके साइन सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं तभी वो बंदा अलर्ट हो जाता है, ख़ुद को किसी क्लिनिशियन के पास ले जाता है, तो वहाँ पे क्लिनिशियन इस टाइम पे इसकी डायग्नोसिस कर देता है। और फिर इस स्टेज के बाद लास्ट स्टेज जिसकी स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ होती हैं, वो इस डिज़ीज़ पे डिपेंड करता है। डिज़ीज़ जितना सीवियर होगा उसका रिज़ल्ट भी इस स्टेज में उतना जो है वो ख़तरनाक होगा। तो ये जो जितना भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ डिज़ीज़ कह लें, ये कहलाती है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। इसके बाद है स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़। स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़ क्या होती हैं? In some people, however, the disease process may never progress to clinically apparent illness. कभी कभार कुछ लोगों में कुछ डिजीज़ ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करते, इस हद तक प्रोग्रेस नहीं करते कि वो क्लिनिकली अपीयर हो, इलनेस की शक्ल में अपीयर हो। तो ये डिपेंड करता है, या तो उस बंदे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो डिज़ीज़ को शुरू में ही रोक देती है, उस पर काबू पा लेती हैं, तो इसीलिए वो प्रोग्रेस नहीं करती और अपेरेंट इलनेस तक नहीं पहुंचती। या फिर उस डिज़ीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो कोई छोटी मोटी सी डिज़ीज़ है, वो एजेंट जो है वो इतना वायलेंट एजेंट नहीं है, तो इस वजह से या तो एजेंट की कमज़ोरी की वजह से या फिर होस्ट के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्गनेस की वजह से डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करती, क्लिनिकली अपेरेंट जो है वो अपेरेंट इलनेस की शक्ल इख्तियार नहीं करती। इन अदर्स द डिजीज़ प्रोसेस मे रिजल्ट इन इलनेस दैट रेंज फ्राम माइल्ड टू सीवियर आर फेटल। और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो कुछ लोगों में इस तरह होता है कि डिज़ीज़ जो है वो प्रोसेस कर जाती हैं, इतना प्रोसेस कर जाती हैं, इतना प्रोग्रेस कर जाती हैं कि उसकी वजह से इलनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। और वो इलनेस जो है उसके रेंजेस होते हैं, वो माइल्ड भी हो सकती हैं, मॉडरेट भी हो सकती हैं, सीवियर भी हो सकती हैं, फेटल भी हो सकती हैं। तो दिस रेंज इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। तो ये जो रेंज होती हैं कि एक डिज़ीज़ के सिम्टम लेस होने से लेके उस डिज़ीज़ के सीवियर और फेटल होने तक, ये जो रेंज है, तो ये रेंज जो है ये कहलाती है स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़। Because the spectrum of disease can include asymptomatic and mild cases, the cases of illness diagnosed by clinicians in the community often represent only the tip of the iceberg. क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़ है इसमें एसिम्टोमेटिक केसेस भी इंक्लूड है और माइल्ड केसेस भी इंक्लूड है और सीवियर केसेस भी इंक्लूड है। इसीलिए कुछ केसेस जो है वो डायग्नोज हो जाते हैं, क्लिनिशियन जो है वो डायग्नोज कर जाते हैं, लेकिन ये जो क्लिनिशियन जिन केसेस को डायग्नोज करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग है। टिप ऑफ आइसबर्ग स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइसबर्ग की जिक्र यहीं पे आ गई, आगे टॉपिक भी आ रहा है आइसबर्ग का, लेकिन यहाँ पे इसकी बात आ गई तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती चलूँ कि आइसबर्ग कहा जाता है बर्फ़ के तोदे को। ये बर्फ़ का टुकड़ा जब पानी के अंदर होता है तो हमें वो ऊपर से छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन अगर उसको निकाल के देखा जाए तो बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो उस समंदर के अंदर, पानी के अंदर होता है। तो ये जो प्रोसेस है बर्फ़ का कि ऊपर से वो छोटा सा नज़र आता है, नीचे बड़ा होता है, इसको एसोसिएट किया गया है सब क्लिनिकल केसेस और जो सिम्टम वाले केसेस होते हैं उनके साथ। हमारे कम्युनिटी में जब हम देखते हैं तो
कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके सिम्टम्स हमें पता चलती हैं, और जिनके सिम्टम्स पता चलती है तो उनके लिए हम केयर भी प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल मेजर्स भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे कम्युनिटी में होते हैं जो कि एज ए कैरियर होते हैं, उनके अंदर वो इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन को दूसरे लोगों तक फैलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सिम्टम नहीं होता। तो इसीलिए हम उनको डायग्नोज नहीं कर सकते। डायग्नोज जब नहीं कर सकते तो हम उनके लिए कोई मेजर नहीं कर सकते। कोई मेजर नहीं करते तो वो इन्फेक्शन को फैलाते रहते हैं। और ये जो सब क्लिनिकल केसेस है जिनके सिम्टम्स नहीं होते, एज ए कैरियर वो चलते हैं, ऐसे केसेस ख़तरनाक भी होते हैं। और ये कम्युनिटी पे एज़ कम्पेयर टू अपीयर केसेस, सिम्टम वाले केसेस ये ज़्यादा बर्डन होते हैं। इसीलिए बर्फ़ के बड़े टुकड़े से इन केसेस को, जो सिम्टम लेस केसेस हैं, इनको तशबीह दिया गया है, और जो सिम्टम वाले केसेस हैं उनको बर्फ़ का जो छोटा टुकड़ा जो ऊपर नज़र आता है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसके साथ तशबीह दिया गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ जो है उसमें एसिम्टोमेटिक केसेस भी उसमें मौजूद हैं, माइल्ड केसेस भी हैं, सीवियर केसेस भी हैं। तो उसमें से जो माइल्ड सिम्टम वाले या जितने भी मॉडरेट या सीवियर सिम्टम वाले, तो वो तो डायग्नोज कर लेते हैं क्लिनिशियंस एक कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जो चीज़ें वो डायग्नोज होती हैं तो वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो बहुत छोटी सी उनकी जो है वो बर्डन है कम्युनिटी पे। बड़ा बर्डन जो है कम्युनिटी के अंदर वो छुपे हुए केसेस का है, जिनके छुपने की वजह से, सिम्टम अपीयर ना होने की वजह से डायग्नोज नहीं होते। डायग्नोज ना होने की वजह से कोई उनके लिए प्रिवेंटिव या कंट्रोल मेजर्स नहीं किए जाते। जब नहीं किए जाते तो वो इन्फेक्शंस फैलते रहते हैं और कम्युनिटी पे बर्डन जो है वो बढ़ती रहती हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये पब्लिक हेल्थ, ये एपिडेमियोलॉजी भी क्योंकि पब्लिक हेल्थ की एक मेजर सब्जेक्ट है, तो ये सामने इसीलिए आई। पब्लिक हेल्थ का मकसद ही यही है कि एज ए पॉपुलेशन, एज ए होल पॉपुलेशन को लेके उनके लिए मेजर्स किए जाए, ना कि जो है वो कोई किसी भी बीमार इंसान के केयर पे ज़्यादा फोकस किया जाए। ये पब्लिक हेल्थ वाले जो लोग होते हैं इनका मकसद ये है कि एज ए पॉपुलेशन को पूरा होल लेके, चाहे वो बीमार हो चाहे वो तंदुरुस्त हो, उन सब को एज ए होल लेके उनके लिए कंट्रोल मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स किए जाए, ताकि ये जो छुपे हुए केसेस हैं ये भी कंट्रोल में आ सके, ताकि ये सब क्लिनिकल केसेस जो है इन पे भी कंट्रोल किया जा सके। Many additional cases may be too early to diagnose or may never progress to the clinical stage। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत जल्दी से टू एयरली वो डायग्नोज हो जाते हैं, जैसे ही स्टार्ट होते हैं डायग्नोज भी हो जाते हैं। तो जब वो इस तरह डायग्नोज होते हैं, may never progress to clinical stage, यानी और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो क्लिनिकल स्टेज तक पहुंचते ही नहीं हैं, उनकी कोई सिम्टम अपीयर होती ही नहीं है। तो दो किस्म के केसेस जो है वो कम्युनिटी में होते हैं। एक वो केसेस जो कि जल्दी से डायग्नोज हो जाते हैं, और एक ऐसे केसेस जो कि कभी जो है वो क्लिनिकल स्टेज तक पहुंचते ही नहीं हैं, डायग्नोज ही नहीं होते हैं, उनके सिम्टम्स जो है अपीयर ही नहीं होते हैं। Persons with inapparent or undiagnosed infection may be able to transmit infection to others। वो लोग जिनमें इनअपेरेंट या अनडायग्नोस्ड इन्फेक्शन है, मौजूद है, जिसका कोई उस पर असर नहीं हो रहा लेकिन उसमें इन्फेक्शन मौजूद है, ऐसे लोग ये इन्फेक्शन दूसरों तक ट्रांसमिट करते रहते हैं। Such persons who are infectious but have subclinical disease are called carriers। ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन है लेकिन सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, सब क्लिनिकल डिजीज़ है, जिसके कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे बंदे कैरियर्स कहलाते हैं। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ फेनोमेना। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ फेनोमेना ये एक प्रोसेस है जिसकी कॉन्सेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दी। यहाँ पे लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में कि द आइसबर्ग फेनोमेना इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज़ बर्डन ऑफ ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी पे जो डिजीज़ की बर्डन होती हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक प्रोसेस जो है बनाई गई है, या एक फेनोमेना कह ले आप, जो है वो तशबीह दिया गया है आइसबर्ग के साथ इन डिजीज़ को। लिखा है आइसबर्ग हैज़ टू पोर्शन। आइसबर्ग के टू पोर्शन होते हैं, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसका जो छोटा सा हिस्सा जो कि ऊपर पानी के ऊपर नज़र आता है, बर्फ़ के तोदे का, बर्फ़ के टुकड़े का, और एक उसका सबमर्ज्ड हिडन पार्ट जो कि पानी के अंदर होता है, वो बड़ा होता है, तो वो हिस्सा, ये दो हिस्से होते हैं। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाई गई है कि देखिए ये जो छोटा सा टुकड़ा है इस बर्फ़ का, तो ये विजिबल केसेस हैं। विजिबल केसेस कम्युनिटी में सिर्फ इतने होते हैं इस बर्फ़ के छोटे से टुकड़े की तरह, यानी एक क्लिनिकल इलनेस कहलाती है, जिनके सिम्टम्स होते हैं और जिनकी वजह से डेथ वगैरह काज होती हैं, तो इनका हमें पता चलता है। लेकिन जो बड़ा बर्डन होता है कम्युनिटी पे, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है,
वो इनविजिबल केसेस होते हैं, कैरियर की शक्ल में कम्युनिटी में मौजूद होते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस होते हैं जो कि इस तरह बर्फ़ के ये जो तोदा है, जो टुकड़ा है, इसके बड़े हिस्से की तरह हमारी कम्युनिटी में लाई करते हैं और इसकी वजह से क्योंकि कैरियर्स है, डिजीज़ फैलती रहती हैं, तो ये ज़्यादा बर्डन है एज़ कम्पेयर टू विजिबल केसेस। The floating tip represent the clinically apparent cases what the physician sees in his practice, clinic, hospital, etc. ये जो फ्लोटिंग टिप होता है, छोटा सा टुकड़ा जो पानी के ऊपर नज़र आ रहा है इस बर्फ़ का, तो वो क्लिनिकली अपेरेंट केसेस यानी सिम्टम वाले केसेस जो कि क्लिनिकली अपीयर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। जो डॉक्टर्स, फिजिशियंस जो है वो प्रैक्टिस करते वक्त क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जो देखते हैं, जिनको वो समझते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, ये वही डिजीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। द क्लिनिकली अपेरेंट केसेस रिप्रेजेंट ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल केसेस ऑफ द डिजीज़ इन द कम्युनिटी। और ये जो क्लिनिकली अपेरेंट केसेस होते हैं तो ये सिर्फ स्मॉल पोर्शन होते हैं, ये सिर्फ कम्युनिटी के अंदर स्मॉल फ्रैक्शन में जो टोटल केसेस होते हैं, कम्युनिटी के अंदर टोटल डिजीज़ होते हैं, उनका एक स्मॉल टुकड़ा, स्मॉल फ्रैक्शन जो है ये शो कर रहे होते हैं जो क्लिनिकली अपेरेंट केसेस होते हैं। The remaining large hidden part of the iceberg represent the mass of unrecognized disease in the community, subclinical cases, carriers, undiagnosed cases। और जो remaining large part है आइसबर्ग का, तो वो उन केसेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है, कम्युनिटी में है लेकिन सब क्लिनिकल है, उनके कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं, वो डायग्नोज नहीं हो रहे हैं, कैरियर के शक्ल में मौजूद हैं। हिडन फ्रॉम व्यू ऑफ द जनरल पब्लिक आर फिजिशियन। जनरल पब्लिक के और जो डॉक्टर्स, फिजिशियन होते हैं, उनके नज़रों से वो छुपे होते हैं, उनके व्यू से वो छुपे होते हैं। ऐसे केसेस जो है वो बड़ा टुकड़ा है आइसबर्ग के। आइसबर्ग कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ जो है उसमें देख ले स्टूडेंट्स, ये जो क्लिनिकल डिजीज़ है तो वो माइल्ड इलनेस हो गया, सीवियर डिजीज़ हो गया या फिर डेथ हो गया, यही छोटा सा टुकड़ा जो है हमें अपीयर होता है। और जो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, सब क्लिनिकल डिजीज़ होते हैं, तो वो इन्फेक्शन विदाउट क्लिनिकल इलनेस और एक्सपोजर विदाउट इन्फेक्शन, यानी एक्सपोजर हो जाती हैं, उस पर वो कैरियर होते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होती लेकिन दूसरों तक ट्रांसमिट करते रहते हैं, उनको इन्फेक्शन होती हैं लेकिन उनको कोई क्लिनिकल इलनेस अपीयर नहीं होती। तो ऐसे केसेस जो है वो बर्फ़ के बड़े टुकड़े की शक्ल में पानी के अंदर होते हैं, यानी नज़रों से वो उछल होते हैं, नज़रों से वो दूर होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। इसमें जो कुछ कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाई हुई है इसको आप सही तरीके से सीख लें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका लास्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगी, हेल्थ इंडिकेटर्स, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।